अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक एलिमेंट के हवाले से। हमने प्योर सबस्टेंस में तीन सबस्टेंसेस पढ़े थे जिनको हम प्योर सबस्टेंसेस कहते हैं। एक एलिमेंट्स थे, एक मॉलिक्यूल्स थे और दूसरे कंपाउंड्स। तो ये तीन सबस्टेंसेस हैं जिनको हम प्योर सबस्टेंस की कैटेगरीज में रखते हैं। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। It is a substance, it is a pure substance that has all identical atoms is called elements. Identical means होता है हर हिसाब से सेम, मतलब बिल्कुल एक जैसे एटम्स हों, यानी ऐसा प्योर सबस्टेंस जिसके सब के सब एटम्स सेम हो, सिमिलर हो, बिल्कुल एक जैसे नजर आते हों। मसलन देखें, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो सपोज, तो उसके अंदर जो है दो हाइड्रोजन के एटम सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दो डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं, तीन किस्म के। दो हाइड्रोजन के होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का होता है जो डिफरेंट है। मतलब मॉलिक्यूल के लिए शर्त नहीं है कि उसके सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हों। सेम तरह से कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए भी शर्त नहीं है कि उसके सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल हों। लेकिन एलिमेंट के लिए ये शर्त है कि उसके सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल हों। अब आइडेंटिकल की जनरली जो माना हम लेते हैं उसके माना है एक जैसे होना, बिल्कुल सिमिलर होना। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आइडेंटिकल एटम्स किसे कहते हैं वो हमारे लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री के अंदर जो आइडेंटिकल एटम्स हम कहते हैं वो हम कहते हैं द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हर एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अब जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं ना, उन प्रोटॉन्स के नंबर को, उन प्रोटॉन्स के तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमने डेफिनेशन भी लिखी है आपके समझने के लिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटॉमिक नंबर बताएगा। मसलन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। ठीक है, और फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सेम तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं और इसका ये मतलब हुआ कि उसके शेल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमने कुछ जो है रिकॉल किया अपनी मेमोरी को। अच्छा, तो प्रोटॉन को ही हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आइडेंटिकल एटम्स वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके पास सारे के सारे आइडेंटिकल एटम्स हों। ओके, अब ये बात समझने की जरूरत है कि जी एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन क्या एटॉमिक मास भी सेम होना चाहिए? एटॉमिक मास कहते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर की बात करेंगे तो उनको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर की बात करेंगे तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, एटॉमिक मास भी एक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब ये हुआ उसके उसके अंदर प्रोटॉन एक है। एटॉमिक मास एक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए उसका मास भी एक ही हुआ। मसलन कैसे कि सपोज हम बात करें कि जी हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, प्लस में जो है 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब जब न्यूट्रॉन 0 हो गया तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि जी इन दोनों के जोड़ करेंगे तो जवाब हमें मिलेगा 1। तो एटॉमिक मास क्या होगा? 1 होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी एटम के सब और किसी भी एलिमेंट के सब एटम्स के लिए कि उनका एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ठीक है, ये बात समझने की जरूरत है क्योंकि यही टॉपिक आगे चल के हमें एक और टॉपिक को जन्म देगी। ठीक है,
अब सेम एटॉमिक मास का होना जरूरी नहीं है किसी भी एटम के लिए। अब एटॉमिक मास सेम क्यों नहीं रहता? क्योंकि एटम्स के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। सपोज ये देखें, ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ये समझे। ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये हाइड्रोजन का तीसरा एटम। अब स्टूडेंट्स अंदाजा लगाएं, देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। ओके, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। अब देखें, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन एक है, इस हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन एक है, इस हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन एक है। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन्स जो हैं, इनको हाइड्रोजन इसलिए, हाइड्रोजन के एटम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या है? सेम है। इसका भी एक ही प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर है, इसके अंदर भी एक ही है, इसके अंदर भी एक ही है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या चीज है? वो डिफरेंट ये है कि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, अब जब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुए, ठीक है, तो इनके एटॉमिक मासेस भी चेंज हो गए। अब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर कितना हुआ? 1। अब इसके अंदर जब न्यूट्रॉन एक आ गया, तो एक और एक 2, तो इसका मास नंबर क्या हो गया? 2। और इसके अंदर जो दो न्यूट्रॉन ऐड हुए, तो इसका मास नंबर क्या हुआ? 3। तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 डिफरेंट एटम्स हैं, जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। ऐसे 3 एटम्स को जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप के ऊपर हमने लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हमारे लिए समझने की जरूरत। अब हाइड्रोजन के इन एटम्स, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं और सेम हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए इनके डिफरेंट नाम हैं। इसका नाम जो, जिसका अब जिसका मास नंबर 1 है, उसका नाम हम क्या रखते हैं? प्रोटियम। दूसरे का नाम क्या रखते हैं? जिसका मास नंबर 2 है, ड्यूटीरियम। और तीसरे का नाम हम रखते हैं ट्राइटियम या ट्राइशियम। ओके, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, ये सब के सब एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है। इसलिए हमने 2 बातें समझी कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स के लिए ये लाजमी बात है कि उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर होना लाजमी है, सेम होना लाजमी है। और दूसरी बात हमने समझी कि उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना लाजमी नहीं है, वो डिफरेंट है तो भी एलिमेंट्स में इंक्लूड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने दूसरी बात समझनी है। ये देखें, ये ऑर्गन है, ठीक है, ये पोटाशियम है, ये कैल्शियम है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसका एटॉमिक मास भी 40 है, इसका एटॉमिक मास भी 40 है, और इसका एटॉमिक मास भी 40 है, ठीक है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसका 18 है, इसका 19 है, और इसका 20 है। अब जबकि इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, यानी प्रोटॉन नंबर, अब देखिए एटॉमिक नंबर 18 है, तो प्रोटॉन नंबर भी क्या है? 18 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है, तो प्रोटॉन नंबर भी क्या है? 19 है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन नंबर भी 20 है। अब चूंकि इन 3 एटम्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, तो इनको हम एक एलिमेंट पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यानी ऑर्गन अलग एलिमेंट है, पोटासियम अलग है, और कैल्शियम अलग है। चूंकि इनके एटॉमिक मासेस सबके सेम हैं, तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हों लेकिन एटॉमिक मासेस सेम हो, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। ओके, ये जस्ट बेसिक चीज है, आपको बस इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इतना पता हो कि ये भी कोई चीज होते हैं। ओके, अब आगे चलें। अब समझें, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। अब
एक पूरे का पूरा चार्ट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है। अब जो ग्रुप्स होते हैं दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। मतलब टोटल हमने 8 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। तो 8 ग्रुप, दो दो ग्रुप्स बनाए, उनमें फिर सब ग्रुप्स बनाए, हर एक सब ग्रुप के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स हैं। अब देखें तो उनकी जो डिवीजन हुई है वो हुई है उनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके अंदर, मतलब आखिरी आखिरी जो शेल है उसको हम आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हिसाब से उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा गया है। सपोज जो लिथियम है, लिथियम इसको हम 1A ग्रुप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए हम उसको क्या किस में रखा है, 1A ग्रुप में, ठीक है। और जो सब के सब एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रुप 1A में रखा गया है। आगे फिगर देखें, ये देखें। अब यहाँ से स्टार्ट करें, आप हाइड्रोजन को फिलहाल छोड़ दें, यहाँ से आप देखें ये 1A ग्रुप है, ये सारा नीचे 1A ग्रुप है। अब 1A ग्रुप होने का मकसद ये है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो भी नीचे तक जाते हैं इन सब के आखिरी शेल्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको 1A ग्रुप में रखा गया है। अब ये जो है 2B ग्रुप है, इसके आखिरी शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2B यानी सब ग्रुप में रखा, 2B सब ग्रुप में रखा गया, 2A सब ग्रुप में, सॉरी, ये 1A सब ग्रुप और ये 2A सब ग्रुप में रखा गया। अब यहाँ पे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको 1A में और इनको 2A में। और यहाँ पे जो है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 आते हैं, इसलिए इनको रखा गया है 3A में। और यहाँ पे इनको 4A में, क्योंकि आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आखिरी शेल में। और यहाँ पे 5 आते हैं इसलिए 5A में, और यहाँ पे 6 आते हैं इसलिए 6A में, यहाँ पे 7 आते हैं इसलिए 7A में, यहाँ पे 8 आते हैं इसलिए 8A में। ओके, अब देखें ये 1A ग्रुप है, लिथियम से स्टार्ट होता है यहाँ तक, इसके आखिरी शेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है। 2A है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 3A है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4A है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 5A है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये 6 और ये 7 और ये 8। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको आप छोड़ दें फिलहाल, ये हमारे लेवल पे नहीं है, इसलिए इनको हम फिलहाल नहीं समझेंगे। ओके, अब ये देखें, ये जो हमने बात की ना, लिथियम इज प्रेजेंट इन 1A ग्रुप बिकॉज इट हैज ओनली इलेक्ट्रॉन, तो ये बात हर एक जो मतलब एलिमेंट है वो अपने एक सब ग्रुप में इसलिए है क्योंकि उसके उतने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर कोई 1A में इस है तो उसका मतलब ये है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 1A में है। अगर कोई 5A में है तो उसका मतलब ये है कि उसके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये बात समझ लें। अब उसके बाद हमें जो समझना है वो ये कि ग्रुप 1A इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अब इनकी खुसूसियत क्या है कि इनके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2A का मतलब है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इनके इनके ग्रुप 2A में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 3A इसका मतलब यह है कि आखिरी शेल के अंदर 3, 4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, 5A का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, 6A का मतलब 6A का मतलब इनके आखिरी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 7A का मतलब इनके आखिरी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 8A का मतलब इनके आखिरी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे दो बातें समझें। एक बात ये कि यहाँ पे ये जो हेलोजन वाली बात लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है इधर। ये हेलोजन इसके लिए है, ग्रुप 7A को हेलोजन कहते हैं, इसको हेलोजन नहीं कहते। ये वाली बात यहाँ पे आप नोट कर लें अपनी बुक के अंदर कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है इधर, बल्कि ये इसके लिए है कि हम इनको हेलोजेंस कहते हैं। ओके, ये बात आपने नोट कर लेनी है।
उसके बाद के 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर, क्योंकि 7 में इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ग्रुप 8A को जीरो या इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। अब जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है। वैलेंसी हम पूरी टॉपिक पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लें कि वैलेंसी कहते हैं केमिकल रिएक्शन करने की जो ताकत है, जो सलाहियत है, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन करने की इनकी सलाहियत जीरो है, क्योंकि इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। और इनर्ट इसलिए कि इनको ज़रूरत नहीं है केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल रिएक्शन से बेजार होते हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन करें, क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में कंप्लीट हैं, इसलिए इनको इनर्ट ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे as the number of protons in the nucleus of an atom is equal to the number of electrons in the shells of that atom, so all the atoms of an element have almost same chemical and physical properties. ये बात समझ लें कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हम पहले भी एटम वाली टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है किसी भी एलिमेंट के सब एटम्स के लिए। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर इंडिकेटेड बाय और दे आर characterized by outermost और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट के कितने भी एटम्स ले लें, भले जैसे आइसोटोप्स हो, जैसे हाइड्रोजन में आ जाए तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइचियम, तो इन तीनों में आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके वो सेम होंगे, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, इसलिए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट के सब एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। हम ये तीनों टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या हैं, लेकिन ये समझ लें कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। और उसका रीजन ये है कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है या एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं बात। ओके, अब जनरली ये इंफॉर्मेशन के लिए कि अर्थ पे टोटल 90 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मिले हैं हमें, जो स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन से। ओके, उसके बाद आ जाए एलिमेंट्स को कुछ तरीकों से डिवाइड किया गया 3 में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। अब मेटल्स में आ जाएं कि द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये बात समझ लें कि जो मेटल्स होते हैं ना, इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जल्दी में, इनके पास ये सलाहियत है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होती है कि इनकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन इतनी पावरफुल नहीं होती, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस के अंदर उतनी अट्रैक्शन पावरफुल नहीं होती, अब अट्रैक्शन पावरफुल ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरी जो बात है कि ये हमेशा सॉलिड्स होते हैं, सिवाय मरकरी के जो हमेशा लिक्विड होती है। मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, यानी याद रख लें, ये सवाल पूछा जाता है कि जी कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे मरकरी इज द मेटल व्हिच इज ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, नहीं तो अदरवाइज मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा सॉलिड होते हैं। सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्ट्स लाइट, जब भी इन पे कोई लाइट पड़ेगी ये उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, एक तरफ से पड़ेगी तो ये उस लाइट को दूसरी तरफ धकेल देंगे। मसलन ये यहाँ पे एक लाइन है, सपोज ये एक मेटल है, तो क्या होगा कि अगर इन पे कोई लाइट पड़ेगी, सपोज इस तरह से आके लाइट पड़ती है, तो ये लाइट को क्या कर देंगे, इस तरह से इस तरफ धकेल देंगे, तो ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आ जाए कि हैव लस्टर, ये शाइन करते हैं बहुत ज्यादा, एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने पावरफुली कंट्रोल्ड नहीं होते न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स में मूव करने की सलाहियत होती है, इसलिए उनकी मोशन की वजह से
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। ओके, ये हमारी जो भी वायर्स हैं जिनके जरिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो ये सारे की सारी मेटल्स हैं, और इनके जो इर्द गिर्द कवरिंग होती है, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो इंसुलेशन का काम करते हैं। फर्दर कैन बी क्लासिफाइड, मेटल्स को आगे डिवाइड किया जाता है अल्कली मेटल्स में 1A ग्रुप में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यानी 2A ग्रुप में, और ट्रांजिशनल मेटल्स में B सब ग्रुप में। हम आपको बताते हैं, पहले तो ये बात समझ लें कि ये है वो मरकरी मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 है। ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है, एंड दिस इज द ओनली मेटल व्हिच इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये लिथियम से लेके ये नीचे तक ये अल्कली मेटल्स हैं। याद रखें, हाइड्रोजन इज अ गैस नॉट अ सॉलिड थिंग, और दूसरी बात ये मेटल में इंक्लूड नहीं होता। इसकी क्लासिफिकेशन आगे इंटर के लेवल के पे है, इंटरमीडिएट के लेवल पे, वो आप बाद में पढ़ेंगे। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये जो मेटल्स है ना ये ट्रांजिशनल्स हैं। ये हमने लिखा भी है इधर कि यहाँ से ये जो भी है ना ये सारे के सारे ट्रांजिशनल मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल्स लिथियम से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये ट्रांजिशनल मेटल्स। अब याद रखें कि इस सवाल को दूसरे तरीके से घुमाया जा सकता है कि जी कौन सी कैटेगरी का मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम कहेंगे जी वो ट्रांजिशनल मेटल्स की कैटेगरी का है जो लिक्विड फॉर्म में, और वो मरकरी है। तो डिफरेंट तरीकों से कोई भी पूछने वाला तो किसी तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए हमारी इस पे तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे देखें मेटल्स में टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतनी पावरफुल नहीं होती। लेकिन नॉन मेटल्स की फिर उनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बहुत पावरफुल टेंडेंसी होती है, इवन दे नीड मोर इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। अब चूंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बाउंड होते हैं, अच्छे तरीके से अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट नहीं कर सकते। दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स, ये किसी भी स्टेट में मिल सकते हैं, गैसेस में मिल सकते हैं, लिक्विड्स में मिल सकते हैं, सॉलिड्स में मिल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स में मिल सकते हैं। दे इंक्लूड हेलोजेंस, ये देखें हेलोजन 7A ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ 6A ग्रुप एंड 5A ग्रुप। ओके, ये देखें ये जो हमने निशान लगाया है ना ये मेटलॉइड्स के लिए है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ले लें, ये जो हमने निशान लगाया ये मेटलॉइड्स के लिए, और ये नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सब गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, ये ब्रोमीन जो है ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, ये गैलियम भी, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म्स में है, और ये गैसेस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म्स में, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में। सॉरी, ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन मिलता है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये लिक्विड फॉर्म में ब्लू में है जो, ठीक है, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो ये सारा का सारा इसकी डिवीजन का तरीका है। उसके बाद आ जाए मेटलॉइड्स पे, द एलिमेंट व्हिच शोज इंटरमीडिएट बिहेवियर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब ना तो ये कंप्लीटली मेटल्स की तरह होते हैं, ना तो ये कंप्लीटली नॉन मेटल्स की तरह होते हैं। अब इनका किरदार बीच वाला होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होते हैं ये। तो ये जो है इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं कि जो ना कंप्लीटली मेटल्स हो ना कंप्लीटली नॉन मेटल्स हो, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ये सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी, ईटीसी, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। ये देखें एल्यूमिनियम, ये देखें बोरॉन, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो भी हैं ब्राउन कलर में, ये हमारे क्या है? पूरे के पूरे ये मेटलॉइड्स हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में कि इनके नेम्स क्या हैं, ये क्या क्या चीज़ें, वो आगे हमारी टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये समझना है कि मेटलॉइड्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटल्स कौन से हैं। ओके, ये हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, थैंक यू।